नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यमिक स्तर के हिंदी विषय के इस कार्यक्रम में आप सभी शिक्षार्थियों का, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मोनिका काद्यान, शैक्षिक अधिकारी NIOS से। शिक्षार्थियों और दर्शकों, आज हम किसी कहानी, कविता, नाटक, फीचर किसी पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम लिखना सीखेंगे। आप पूछेंगे कि लिखना तो आपको आता है, फिर क्या खास बात है, आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आप जानते ही हैं, आज हम पत्र लिखना सीखेंगे। आपने कभी न कभी किसी न किसी को पत्र ज़रूर लिखा होगा। चाहे आपने किसी संबंधी को पत्र लिखा हो, चाहे किसी बड़े ने आपको कहा हो कि आप अपने मामा जी को ये पत्र लिख दीजिए, इसमें ये बातें आपको लिखनी हैं। तब आपने शायद किन्हीं बातों पर गौर किया होगा कि इन बातों में किन किन बिंदुओं पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला जाता है जब भी हम कोई ऐसा पत्र लिखते हैं जो किसी संबंधी को प्रेषित किया जाता है। या कभी ऐसी स्थिति आई होगी जब आपके पास कोई आए हैं और उन्होंने कोई पत्र आपको दिया है कि चलो ये पत्र आया है और पढ़ के सुनाओ। हमारे ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण प्रदेश में बहुत बार इस तरह की स्थिति आती है कि कुछ लोग जो निरक्षर हैं वे अपना पत्र किसी और से, किसी स्कूल में जाने वाले बच्चे से, पढ़ने वाले साक्षर बच्चे से वो पढ़वाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप में वो एक गौरव की भावना आती होगी कि देखो मुझे पढ़ना आता है। तो पत्र पढ़ना तो आता है, पत्र लिखना आता है, ये आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस बात को समझ ही गए हैं कि आज का जो कार्यक्रम है वो पत्र लेखन पर आधारित है, यानी पत्र कैसे लिखें। अब इस कार्यक्रम में हम कई सारी बातें करेंगे। पत्र कितनी तरह के होते हैं, किस तरह से उनका स्वरूप होना चाहिए, किन किन बिंदुओं का हम ध्यान रखें, और भी बहुत सारी चीज़ें। हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आज जब देखिए कि तकनीकी का ज़माना है, प्रौद्योगिकी जो है वो इतनी विकसित हो चुकी है, हम हर बात, हर पल अपने फ़ोन के माध्यम से हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं और लगातार अपने संबंधियों से हम संपर्क में रहते हैं। फिर पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। हम सिर्फ विकास का जो पैमाना है प्रौद्योगिकी के ही आधार पर हम तय न करें। हम यह भी देखें कि पत्र लिखना अपने आप में एक कला है, और जब आप अपने हाथ की लिखावट से, टाइप किया हुआ नहीं, जब आप अपने हाथ से कोई पत्र लिखकर अपने किसी मित्र को भेजते हैं, किसी संबंधी को भेजते हैं, तो एक जो आपसी संबंध हैं वे भी सुदृढ़ होते हैं। और कुछ बच्चे जो अपने माँ बाप से दूर पढ़ते हैं, कहीं पढ़ाई के लिए कहीं दूर जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, जब उनके माँ बाप का पत्र उनके पास आता है तो वो कई कई बार उस पत्र को पढ़ते हैं, कई कई बार उन अक्षरों को छूते हैं, क्योंकि उनमें उन्हें अपने माता पिता का प्यार नज़र आता है। इसी तरह से माँ बाप को भी अपने बच्चों का वो जो उनकी जो शरारत है, उनकी जो छोटी छोटी बातें हैं, वो उनके पत्रों के माध्यम से पता चलती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है शिक्षार्थियों कि हम कितना भी हम विकास कर लें, लेकिन हमें जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जो के प्रति जो सौहार्द है, जो लगावट है, जो हमारे पारिवारिक जो संबंध हैं, उनमें ये पत्र जो हैं एक तरह से जोड़ का काम करते हैं, फेविकॉल का जैसे आप कह सकते हैं, या एक ऐसा चुंबकीय एक आकर्षण है इन पत्रों में कि हम किसी न किसी स्थिति में पत्र लिखना हमें ऐसा लगता है कि आवश्यक
है। तो इसलिए ये जो आज का हमारा कार्यक्रम है ये पत्र लिखने पर आधारित है। पत्र कैसे लिखा जाए और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो सबसे पहले शिक्षार्थियों हम इस कार्यक्रम के इस चर्चा के उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। हमारा जो पहला उद्देश्य है इस चर्चा का वो है कि आप औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र लेखन में अंतर बता सकेंगे। औपचारिक पत्र भी होते हैं, अनौपचारिक पत्र भी होते हैं। तो ये जो पत्र लिखे जाते हैं इनमें क्या अंतर है इस पर हम बात करेंगे। हमारा अगला उद्देश्य है पत्रों के विभिन्न प्रकार के रूप तथा शैली। अलग अलग पत्र हैं तो उनके रूप अलग हैं, उनका लिखने का ढंग, उनका स्टाइल अलग है, तो उनका भी उल्लेख आप कर सकेंगे। हमारा अगला उद्देश्य होगा कि पत्र लिखने के समय पत्रों के अलग अलग अंगों का ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकेंगे। और हमारा इससे अगला उद्देश्य है कि आवश्यकता के अनुसार जिस तरह की भी स्थिति है, जिस तरह की भी आवश्यकता है, हम सही ढंग से औपचारिक और अनौपचारिक जो पत्र हैं उन्हें हम लिख सकेंगे और संचार के एक सशक्त माध्यम के रूप में हम पत्र लेखन कर सकेंगे। तो शिक्षार्थियों ये हमारे कुछ उद्देश्य हैं और इन पर हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो नज़र जाती है वो इस पर जाती है कि कितनी तरह के पत्र हैं। मुख्य रूप से हम पत्रों की दो श्रेणियां हम निर्धारित करते हैं और वो हैं औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब जैसे नाम से ही आपको पता चलता है कि औपचारिक पत्र, औपचारिक यानी जहाँ पर औपचारिकता है, जहाँ पर शिष्टाचार है, जहाँ पर आपका और जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उनमें कोई सीधा संबंध नहीं है, आप नहीं जानते, कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। और अनौपचारिक पत्र जो हैं उनमें किसी भी तरह का जो औपचारिकता है वो नहीं है। आप जानते हैं आपके संबंधी कौन हैं, आपके मित्र कौन हैं, आपके बड़े छोटे सभी प्रकार के जो आपके निकट जो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, जानकार हैं, परिचित हैं, उन सबको आप अनौपचारिक पत्र जो है उनकी श्रेणी में आप उनको पत्र लिखते हैं। यानी संबंधों के आधार पर ये वर्ग निर्धारित किए गए हैं। जहाँ पर हम जिसे पत्र लिखा जाता है उसमें और आप में बहुत ही औपचारिकता है, आप सीधे सीधे उनसे परिचित नहीं हैं, वहाँ पर आप औपचारिक पत्र लिखते हैं। और जहाँ इस तरह का कोई भी लाग लपेट नहीं है, आप जैसे हैं उसी तरह से, और आपको एक तरह से तोला नहीं जाता, आपको ये नहीं समझा जाता कि आपने ये सही लिखा, ये नहीं लिखा है, यहाँ ये गलती हो गई, इसका रूप इस तरीके से होना था। जब आपको बहुत ज़्यादा, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, जज नहीं किया जाता है, तो वहाँ वो संबंध, उन संबंधों में जब आप ऐसे संबंधियों के साथ जब आप पत्राचार करते हैं तो वे पत्र जो हैं वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ मैं समझती हूँ कि जो अनौपचारिक पत्र हैं, जब आप ये पत्र लिखेंगे तो आपको थोड़ी सहूलियत महसूस होती है। आप अपने मित्रों को पत्र लिखते हैं, या जैसा हमने बात की अपने परिवार के सदस्यों को, अगर आपसे दूर हैं, आपके माता पिता आपसे दूर हैं, आप पत्र लिखते हैं। आपके और संबंधी जो हैं वो कहीं और, आप शहर में रहते हैं, वे गांव में रहते हैं, या आप एक गांव में रहते हैं, वे दूसरे गांव में रहते हैं, तब आप पत्र लिखते हैं। तो इस तरह के ये सभी पत्र जो हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो यहाँ हम इस बात को अच्छे से समझ गए हैं, मैं आशा करती हूँ, कि अनौपचारिक जो शब्द है उसमें किसी तरह की औपचारिकता न होना, इससे यही तात्पर्य है। यानी हमें किसी भी तरह के शिष्टाचार या कह सकते हैं कि किसी तरह की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, आभार प्रदर्शन के बार बार शब्द नहीं कहने पड़ते हैं, ये नहीं सोचना पड़ता है कि यहाँ पर इस बात से उसको वो इसका अर्थ कुछ और निकालेगा, या इस बात का जो तात्पर्य है वो नहीं आ पाएगा जो आप कहना चाहते हैं।
इन सब चिंताओं से दूर आप जैसे हैं उसी रूप में आप अपने मन की बात अपने कुछ चुने हुए शब्दों के माध्यम से जब आप करते हैं तो आप कहते हैं कि किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं है, आप अनौपचारिक ढंग से उनको पत्र लिख रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप इस बात को समझ गए हैं। आपके जो अनौपचारिक जो संबंध हैं, जो घनिष्ठ संबंध हैं, जिनके साथ भी जो पारिवारिक हैं, दोस्त हैं, जान पहचान वाले हैं, उनको आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। इन्हें हम दूसरे रूप में व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। अब स्क्रीन पर है आपके सामने कि हम औपचारिक पत्र किस किस को लिखते हैं। जैसे हमारे घर के बड़े, अगर हमारे दादा दादी जी जो हैं वो अगर हमसे दूर रह रहे हैं तो हम उन्हें पत्र लिखते हैं। नाना नानी इन्हें पत्र लिखते हैं। अगर हमारे माता पिता हमसे दूर हैं और हमारे साथ नहीं हैं तो हम उन्हें पत्र लिखते हैं अपना हालचाल बताने के लिए। कोई ख़ास बात हमारे जीवन में हुई है तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए। हमारे बड़े भाई बहन जो हैं उनको हम लिखते हैं, या चाचा मामा, इस तरह के अन्य संबंधी, बहुत सारे संबंधी। भारतीय परिवेश में बहुत तरह के संबंध हैं और इनके साथ हमारा जो है इन संबंधों में हमारी किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती है, तो हम उन्हें ये पत्र लिखते हैं। इसी तरह से जो हमारे बराबर वाले हैं, यानी हम उम्र में या संबंधों में हम बराबरी की स्तर पर हैं, जैसे हमारे मित्र, हमारी सहेली या हमारे साथ पढ़ने वाले। अब जैसे आपके साथ आप कुछ ऐसे शिक्षार्थियों को भी जानते होंगे जो आपके साथ ही माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे हैं। आप उनसे लगातार बात करते होंगे। अगर आपको कहीं पर किसी तरह की दिक्कत होती है तो शायद आप उनसे बात करना चाहें, उनसे आप कोई जानकारी लेना चाहें तो आप उन्हें पत्र लिखते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे संबंधी भी हैं जैसे जो आपके चचेरी बहन हैं, चचेरे भाई हैं। इसी तरह से बाकी ये जो परिचित हैं इनको भी आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो हमारे जो बड़े हैं उन्हें हम ये अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। हमारे जो बराबर वाले हैं, जिनसे हम मित्रवत रहते हैं, हमारी ही आयु के हैं या जो संबंध हैं वो इस तरह के हैं, इतने अनुराग से भरे, स्नेह से भरे हुए हैं, तो उनसे हम ये पत्र लिखते हैं। और कुछ छोटे जो हैं, हमसे उम्र में छोटे हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, कोई परिचित हैं जो आयु में हमसे काफ़ी छोटे हैं, हम उन्हें भी ये अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ शिक्षार्थियों, अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो अनौपचारिक पत्र जो है वो हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करते हैं, जो संबंधों की जो गरमाइश है उसको बना कर रखते हैं। तो इनमें किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं है, किसी तरह की लाग लपेट नहीं है, और हम बहुत ही मासूमियत से, बहुत ही साफ गोई से, बहुत ही ईमानदारी से अपने मन की बात अपने बड़ों को बताते हैं, अपने बराबर वालों से कोई सलाह लेते हैं या अपने छोटों को कोई सलाह देते हैं, तो तब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अब हम बात करते हैं औपचारिक पत्र की। देखिए, यहाँ जहाँ पर संबंधों की बात होती है वहाँ हमें किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सब हमारे अपने हैं और कहीं भी वे इस तरह से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं कि इसी रूप में ये पत्र होना चाहिए। लेकिन उससे बिल्कुल ठीक अलग औपचारिक पत्र होते हैं। ये पत्र बिल्कुल अलग तरह से लिखे जाते हैं। इनमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। और हम अगर ये बात करें कि औपचारिक जो पत्र हैं उनमें हम किस किस रूप में हम ये पत्र लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ हम ये पत्र लिख सकते हैं, तो आप सोचिए शिक्षार्थियों कि आपने किसी कार्यालय को कोई पत्र लिखा है, तब हम ये जो पत्र है वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में गिना जाता है।
हमने कोई अगर हमें आवश्यकता है किन्हीं पुस्तकों की और हमें वो पुस्तकें कहीं नहीं मिल रही हैं और हमने किसी पुस्तक विक्रेता से संपर्क करना है तो हम उन्हें पत्र लिखते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पत्र में किन किन बातों का विशेष रूप से जिक्र होना चाहिए। और या हमें बैंक के मैनेजर से किसी भी प्रकार की सेवा की अपेक्षा है, हम चाहते हैं कि हमारा एटीएम कार्ड जो है वो बन जाए, या हम कोई लॉकर खोलना चाहते हैं, या हम अन्य किसी तरह की सेवा की हमें आवश्यकता है, तब हम ये पत्र लिखते हैं। या हम किसी कंपनी को किसी सामान के लिए या किसी सेवा के लिए अब हम इस तरह से पत्र लिखते हैं। मान लीजिए कि मेरा फ्रिज ख़राब हो गया है और मुझे वो फ्रिज ठीक कराना है और मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं तुरंत एक पत्र जल्दी से एक स्वरूप जो है औपचारिक पत्र का, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, हम उस रूप में मैं चाहूँगी कि ये जल्दी से उसके पास पहुँच जाए और मैं जल्दी से वो पत्र लिख देती हूँ। तो उसमें किन किन बातों का मैं ध्यान रखूँगी, आप अंदाज़ा लगाइए, हम आगे भी बात करेंगे इस बारे में। तो इस तरह के पत्र हम औपचारिक पत्रों की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा अगर कोई कार्यालय, कोई संस्था किसी व्यक्ति को पत्र लिखती है, अब हम NIOS में हैं और NIOS में बहुत सारे शिक्षार्थियों के पत्र आते रहते हैं। वे अलग अलग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे प्रवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे परीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कोविड काल में परीक्षाओं की तिथियों में कुछ बदलाव हुए तो उसके बारे में उनको चिंता हो रही है, तो वे पत्र लिखते हैं। तो यहाँ तो NIOS फिर उन बच्चों को संपर्क करता, उन शिक्षार्थियों को संपर्क करता है और फिर उन्हें इस बारे में उत्तर दिया जाता है उनके पत्र का कि इस वजह से ये जो तिथियां हैं ये बदल कर अब ये हो गई हैं, आप इस तिथि पर ये परीक्षा दीजिए। तो इस तरह से ये जो पत्र होते हैं ये कार्यालय पत्र होते हैं। इसके अलावा अगर हम कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो जो शिक्षार्थी हैं उन्हें कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, तब वे प्रार्थना पत्र लिखते हैं। या कोई किसी व्यक्ति को रोज़गार की आवश्यकता है और कहीं पर किसी भर्ती का विज्ञापन निकला है, तो उस नियुक्ति के लिए हम आवेदन करते हैं कि हमारी ये योग्यता है और आप कृपया करके हमारी इस योग्यता के मद्देनज़र इस पद पर हमारी पात्रता का मूल्यांकन कीजिए और इस पर विचार कीजिए। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि हम औपचारिक जो पत्र हैं वो इतनी अलग अलग तरह के पत्र हैं और हम जब भी हम कह सकते हैं कि थोड़े आप शिक्षार्थी अभी आप NIOS से संबंधित हैं या आप किसी और कंपनी से आपने कोई सामान खरीदा है, तब आप बात करते हैं पत्रों के माध्यम से। आप जब व्यवसायिक क्षेत्र में जाएंगे, जब आप जीविका कमाने लग जाएंगे, तब आप देखेंगे कि आपका ये औपचारिक पत्र लिखने का जो दायरा है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो तब आपको औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में आपको वाकई ज़रूरत होगी इस बारे में ये जानकारी प्राप्त करने की कि ये किस तरह से ये पत्र लिखे जाएं कि आपकी बात जिस भी व्यक्ति को, संस्था को आप ये पत्र लिख रहे हैं उन्हें आपकी बात समझ में भी आ जाए, जो अपेक्षा आप कर रहे हैं वह अपेक्षा भी पूरी हो और आप सेवा या वस्तु जो भी आप चाहते हैं वो आपको सही समय पर मिल जाए। तो इसके लिए शिक्षार्थियों ये पत्र लिखे जाते हैं। तो यहाँ हमने ये बात अच्छे से समझ ली है कि औपचारिक पत्रों की श्रेणी में व्यावसायिक पत्र आते हैं,
कार्यालयी पत्र आते हैं, आवेदन या प्रार्थना पत्र आते हैं। तो यहाँ मैं समझती हूँ कि हम इस बारे में संतुष्ट हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको संक्षेप में ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि जिस जिस तरह से हमारे ये औपचारिक पत्रों की श्रेणी बदलती है। अगर कार्यालयी पत्र है तो किस तरह की होगी, अगर प्रार्थना पत्र है वो तब हमारी लिखने की शैली किस तरह की होगी, अगर व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं तो किस तरह की होगी। तो इन पत्रों के प्रकार के अनुसार हमारे पत्र लिखने की शैली लगातार बदलती रहती है। तो शिक्षार्थियों, यहाँ तक हम इस चर्चा में पहुँच गए हैं। अब इससे आगे हम देखेंगे कि हर पत्र का स्वरूप कैसा होता है, किस तरह से हम ये पत्र लिखें। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक अल्प विराम। शिक्षार्थियों, इस अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने बात की थी औपचारिक पत्रों की और अनौपचारिक पत्रों की। आप ये जान लीजिए शिक्षार्थियों कि पत्र चाहे औपचारिक हों या अनौपचारिक हों, दोनों तरह के पत्रों को लिखने के लिए कुछ चरण हैं और इन चरणों को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। जैसे पत्र जिसे भेजा जा रहा है उसका नाम, पता आपको सही ढंग से लिखना होगा। अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो आपका पत्र सही जगह पर, सही पते पर पहुंचेगा ही नहीं। आप सही संबोधन का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। दादाजी को आप इस तरह से ऐसे किसी संबोधन से नहीं, आप आदरणीय ही कहेंगे। आप जो छोटे को आप आशीर्वाद देते हैं, आप दादाजी के लिए थोड़ी ना लिखेंगे। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, साथ में ये भी है कि आप पत्र में क्या क्या लिख रहे हैं। किसी उद्देश्य के लिए आपने कोई पत्र लिखा है ना, चाहे आप अनौपचारिक पत्र ही क्यों ना आप लिख रहे हो, लेकिन एक पत्र लिखने का एक उद्देश्य आपके सामने है। और ये जो सामग्री होगी, जब ये आपकी बात पूरी हो जाएगी तो आप पत्र समाप्त करेंगे। तो समाप्त किस तरह से करेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब हम देखते हैं शिक्षार्थियों कि पत्र के कुछ अंग हैं। अब आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं शिक्षार्थियों। सबसे पहला है पता और तिथि। आप इसे पत्र का प्रारंभ भी कह सकते हैं। आपने पता लिख दिया है और तिथि नहीं लिखी है, तो प्राप्त करने वाले को कैसे पता चलेगा ये किस तिथि का पत्र है। आप कोई जानकारी देना चाहते हैं तो आप वो आपके पत्र की तिथि के संदर्भ में ही वो बात सही ढंग से समझेंगे। तो इसलिए आपको तिथि लिखना भी ज़रूरी है। संबोधन तथा अभिवादन की जो शब्दावली है उसका भी आपको ध्यान रखना है। और जैसा हमने बात की कि कही जाने वाली बात को लिखना, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो पत्र की विषय वस्तु है। और अंत में पत्र की समाप्ति और हस्ताक्षर जो पत्र का समापन होगा। तो इस तरह से ये जो पत्र के अंग हैं ये लगभग सभी पत्रों में होते हैं, लेकिन इनको प्रस्तुत करने का ढंग जो है, जो शैली है, वो अलग अलग तरह की होती है। अगर आपके पास इस समय कोई व्यावसायिक पत्र है, कोई अनौपचारिक पत्र है, आपके किसी संबंधी का कोई पत्र आया है, तो आप एक बार उसे देखिए और आप खुद इस बात को जानेंगे कि ये सभी अंग आपके हर पत्र में मिलते हैं। तो यहाँ इन अंगों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। जैसा हमने बताया ही है कि पता और तिथि जो है उन्हें लिखने की आवश्यकता है। और अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आप जैसे आपने कोई पत्र लिखा, NIOS को कोई पत्र लिखा और मान लीजिए कि आपने कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए
पत्र लिखा, लेकिन आपने अपना पता तो दिया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा NIOS को कि ये पत्र कहाँ से आया है। और अगर आप तिथि नहीं लिखेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कब आपने ये पत्र लिखा। ऐसा भी तो हो सकता है कि डाक में ये पत्र कई महीनों से रखा हुआ हो, तो आपने जो तिथि लिखी है उससे हम ये एकदम से जान जाएंगे कि ये पत्र 10 दिन पहले का है और ये अभी हाल ही का पत्र लिखा है और इस शिक्षार्थी को ये जानकारी तुरंत चाहिए, तो हम तुरंत वो जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो इसी रूप में मैं एक और उदाहरण लेती हूँ। जैसे आपको कुछ पुस्तकें मंगानी हैं और आपने कुछ पुस्तकें मंगाने के लिए एक प्रकाशक को पत्र लिखा है और वहाँ आपने अपना जो पता लिखा है वो गलत लिखा है, पूरा नहीं लिखा है, पिन कोड नहीं लिखा है, तो वो प्रकाशक आपको किस तरह से ये निश्चित करेगा कि ये जो पुस्तकें हैं वो सही ढंग से आपके पास पहुँच जाएं। तो यहाँ आपके द्वारा लिखा गया जो पत्र है उसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता, अधूरा रह जाता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। यानी अगर आप किसी को पहली बार पत्र लिख रहे हैं तब आप अपना पूरा पता लिखेंगे। अगर आप कोई अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, अपने किसी परिचित को पत्र लिख रहे हैं, तो आप पूरा पता ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें आपका पूरा पता है। लेकिन अगर आपने अपना पता बदला है, आप पहले एक शहर में रहते थे, फिर आपका जो पता है वो बदल गया है और उन संबंधी को नहीं पता है, तब अगर वे उस पत्र का उत्तर आपको भेज रहे हैं तो वो आपके पुराने पते पर चला जाएगा। तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपना जो परिवर्तित पता है वो अवश्य ही लिखें। चाहे वो आप अनौपचारिक ही है लेकिन आपका नया पता है, तो आपको एक बार उन्हें बता देना चाहिए कि आप अब इस पते पर रहते हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, हम व्यावसायिक पत्रों में अपना जो पता है वो पूरा लिखते हैं और जो परिचित हैं उनको हम अपना पूरा पता देते भी हैं और कई बार नहीं देते। अगर पता बदल गया है तो हमें अवश्य देना चाहिए। तो इस तरह से हम इस बात का ध्यान रखते हैं। अब एक स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि अगर पहली बार कहीं आपने पत्र लिखा है तो आप पूरा पता दे रहे हैं। पहले हिस्से में आपको नज़र आएगा। अगर आप पहले उनको पत्र लिख चुके हैं तो आप सिर्फ स्थान लिखेंगे कि आपने नई दिल्ली से, उसे पता चल जाएगा कि नई दिल्ली से ये पत्र लिखा गया है। लेकिन आप उसी शहर में रहते हैं जहां आप वो पत्र जिन्हें लिख रहे हैं, तो आप वहां पर स्थानीय लिखकर तिथि लिख देंगे। तीनों हिस्से में, तीनों रूपों में आपको तिथि अवश्य लिखनी चाहिए। अगर आप तिथि नहीं लिखेंगे तो जिन्हें वह पत्र मिल रहा है वे अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ये पत्र किस तारीख को लिखा गया है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ हम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि हमें किस तरह से पते का प्रयोग करना है, किस तरह से हमें पता लिखना है। अब बात आती है संबोधन की। हम कोई भी पत्र लिखते हैं, हम एकदम से ऐसे तो शुरू नहीं हो जाते हैं कि हमें ये इन चीज़ों की ज़रूरत है और ये दे दीजिए, ये भिजवा दीजिए, या NIOS की परीक्षा की तिथियां कब हैं आप हमें सूचित कीजिए। जब भी हम पत्र लिखते हैं, चाहे वह अनौपचारिक पत्र है चाहे वह औपचारिक पत्र है, हम किसी संबंधी को लिख रहे हैं, हम किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, तो हम उन्हें संबोधित तो करेंगे, इतना तो हम अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो हमें संबोधन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम संबोधन भी करेंगे, उन्हें संबोधित भी करेंगे और हम अभिवादन
भी करेंगे। तो यहाँ हम इस बात पर सोचते हैं कि संबोधन हम किस तरह से निर्धारित करें कि क्या संबोधन हम लिखें। तो यहाँ शिक्षार्थियों हमें इस बात का ध्यान रखना होगा जो हमने आपको बहुत पहले की स्लाइड में बताया था। जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम बड़े को लिख रहे हैं, हम बराबर वाले को लिख रहे हैं, हम छोटों को लिख रहे हैं, या हम कोई व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं, कोई कार्यालयी पत्र लिख रहे हैं, या कोई प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो पत्र लिखने वाला है यानी आप और पाने वाले, उनका संबंध क्या है, ये निर्धारित करता है कि आपके पत्र में संबोधन क्या होगा। तो यहाँ ये बात आपको स्पष्ट हो गई है। हम यहाँ पर कुछ अनौपचारिक संबंधों के अलग अलग हम किस तरह से संबोधनों का प्रयोग करते हैं, इसके कुछ नमूने हम देखते हैं। जैसे शिक्षार्थियों, अगर हम अपने बड़ों को लिखते हैं तो हम लिखेंगे पूज्य पिताजी। अगर हम अपनी बहन को लिख रहे हैं तो प्रिय गीता। अगर हम अपने दादाजी को लिख रहे हैं तो हम आदरणीय दादाजी। तो इस तरह से हमारे जो संबंध हैं और हमारे पत्र का संबोधन है वो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो यहाँ ये औपचारिक जो हैं, औपचारिक पत्रों में संबोधन जो हैं वो बदल जाते हैं। जैसे औपचारिक जो स्थिति है उसमें कई बार इस तरह से है कि प्रिय का प्रयोग किया जाता है। जैसे उनका जो उपनाम है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रिय शर्मा जी, प्रिय अजय जी, इस तरह से नाम के साथ भी जी लगाकर प्रयोग किया जाता है औपचारिक स्थिति में, जब अधिकारियों के बीच जो संबंध है वो जो है वो प्रगाढ़ होते हैं और थोड़ी सी अनौपचारिकता भी उसमें होती है। तो यहाँ हम इस बात को शिक्षार्थियों समझ जाते हैं कि हमारे जो अनौपचारिक पत्र हैं वहाँ पर हमें किस तरह से संबोधनों का प्रयोग करना है। और हम जब औपचारिक पत्र लिखते हैं तो मुख्य रूप से हम महोदय और हम उस स्लैश लगाकर, ऑब्लिक लगाकर हम महोदया लिख देते हैं। बहुत बार हमें नहीं पता चलता है कि हम जिस कार्यालय को ये पत्र लिख रहे हैं वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो स्त्री हैं या पुरुष। तो हमें चाहिए कि हम इस विवाद में न पड़कर हम महोदया ऑब्लिक महोदय हम वहाँ पर लिख दें, ताकि किसी भी तरह की इस तरह का कोई विवाद ही न रहे। इससे ये है कि हमारा जो पत्र है उसका जो आरंभ है वो बहुत ही सकारात्मक रहता है। और ये भी है कि हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो हमें इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि किसी भी पद पर स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप स्लाइड देखेंगे इससे आप समझ जाएंगे कि अनौपचारिक जो पत्र हैं उनके संबोधन कौन से हैं और औपचारिक पत्र का संबोधन कौन सा है। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं अभिवादन की। अब हमने संबोधित कर लिया है, लेकिन संबोधित करते ही हम एकदम से अपनी बात नहीं शुरू कर देते, हम पहले उनका अभिवादन करते हैं। और हम अभिवादन किस तरह से करते हैं, आपके सामने एक स्लाइड है और इससे आप समझ जाएंगे कि हमारे पास जो अभिवादन हैं वो किस किस तरह से हो सकते हैं। ये सभी जो अभिवादन हैं इनमें से कुछ अभिवादन आप औपचारिक पत्रों में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चरण स्पर्श, आप अपने दादाजी को, नाना जी को, नानी जी को जब आप लिख रहे हैं तब आप लिख सकते हैं। अपने माता पिता के लिए सादर प्रणाम लिख सकते हैं। नमस्ते, नमस्कार, आप सभी को, जो भी आपके बड़े हैं
आपके मित्र हैं उन्हें भी आप लिख सकते हैं, और औपचारिक पत्रों में भी आप नमस्कार का प्रयोग कर सकते हैं। आप आदाब आदि का प्रयोग करते हैं। अगर आपके छोटे हैं तो आप चिरंजीव, आशीर्वाद, खुश रहो, प्रसन्न रहो, इस तरह से आप प्रयोग करते हैं। और अगर आपके वो बहुत ही प्यारे भाई और बहन हैं, आप अपनी माँ से बहुत ही प्रेम से जब आप उन्हें संबोधित करते हैं, तो आप बिना किसी आदरणीय माताजी ना कहकर जब आप मेरी प्यारी माँ जब आप ऐसे कहते हैं, तो उससे और संबंधों की प्रगाढ़ता पता चलती है। माँ के साथ संबंध है, बहुत ही प्रेम है और स्नेह है। तो इस तरह के हमारे ये जो अभिवादन हैं वो रहते हैं। तो यहाँ आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे अभिवादन किस तरह से होने चाहिए। तो अब बात करते हैं शिक्षार्थियों हमारी पत्र की विषय वस्तु। हमने अभिवादन भी कर लिया, हमने संबोधन भी हमने सही इस्तेमाल कर लिया है। हम पत्र में किन किन बातों का ध्यान रखें, हमारी जो पत्र की विषय वस्तु कैसी हो। तो यहाँ हमें अभिवादन के बाद पत्र की जो सामग्री है वो हमें देनी है। उस पत्र के माध्यम से हम क्या कहना चाहते हैं, क्या कहने जा रहे हैं, तो ये सब पत्र की विषय वस्तु में आता है। हम इसको पत्र का संदेश भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक नमूना है आपके सामने उदाहरण के तौर पर, और ये जो स्लाइड है इससे आप समझेंगे कि आप किस तरह से, मान लीजिए मैं अपनी बेटी को एक पत्र लिख रही हूँ और मैंने इस तरह से ये पत्र शुरू किया है, और प्रिय से मैंने संबोधन किया और अभिवादन के तौर पर मैंने उसको स्नेह दिया, और खुश रहो या इस तरह से मैंने नहीं लिखा, मैंने सिर्फ स्नेह लिखा। मैंने दाहिनी तरफ पता लिख दिया है और दिनांक भी लिखा है। अब मैंने कोई एक खास फिल्म देखी है जिसके बारे में मैं ये पत्र लिखना चाहती हूँ, और उस फिल्म से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो हमें और अच्छा लगता। तो और उसी समय मेरा मन किया कि मैं एक पत्र उसे लिख दूँ। तो ये पत्र किस श्रेणी में आएगा? अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। तो अभिवादन के तुरंत बाद मैं इस बात पर, इस बिंदु पर आ गई हूँ कि मैंने ये पत्र क्यों लिखा है। तो वहीं से आरंभ किया है कि मैंने कल एक फिल्म देखी। अब यहाँ पर आप अगर आप कोई औपचारिक पत्र लिखते हैं तो आप तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं, और वहीं से आप अपनी बात शुरू करते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुम ठीक हो, तुम स्वस्थ हो। जब पिछली बार बात हुई थी, पिछली बार जब मैंने पत्र लिखा था तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम कैसी हो, तुम अपने खाने का ध्यान रखो और पढ़ाई करो, और इन बातों का, जैसे कोविड-19 का समय है, तुम इन बातों का ध्यान रखो। तो ये सभी बातें एक माँ अपनी बेटी की सेहत की चिंता करते हुए कुछ बातें वो लिख देती हैं, और अपनी भी बात बताती हैं कि किस लिए मुझे तुम्हारी याद आई थी, और उस फिल्म के बारे में अगर चाहें तो वो थोड़ा सा जिक्र मैं कर देती हूँ। तो इस तरह से एक पत्र की जो विषय वस्तु है वो तैयार हो जाती है। आप जब भी अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो आप मैंने जैसे पहले बताया कि किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपने कई पत्र ऐसे देखे होंगे कि हम सब ईश्वर की कृपा से यहाँ ठीक ठाक हैं, आशा है आप भी ठीक ठाक होंगे, आगे समाचार यह है। ये कुछ ऐसी बंधी बंधाई पंक्तियाँ हैं जो बहुत सारे अनौपचारिक पत्रों में भी देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अब जो है ये इस तरह का जो ये स्वरूप है बदल रहा है। बच्चे जब अपने बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो वे समय की बचत के लिए भी तुरंत मुद्दे पर आते हैं और अपनी बात शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम अनौपचारिक पत्र जो हैं वो हम तुरंत अपनी बात पर, बिंदु पर आकर हम आरंभ कर सकते हैं। हमारी विषय वस्तु इस तरह की रहती है। जब हम अनौपचारिक पत्र तो हमने लिख लिए, लेकिन जब हम
औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे हमने बात की कि आप NIOS को पत्र लिख रहे हैं, तो आपका जो स्वरूप है, इस पत्र का स्वरूप इस तरह से होगा। आपने सबसे पहले अपना पता लिखा है और उसके बाद आपने तिथि लिखी है, फिर आपने यहाँ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का पूरा पता लिखा है और फिर आपने विषय लिखा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी विषयों पर पत्र प्राप्त होते हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप अपना जिस बारे में आप जानकारी चाहते हैं, जिस उद्देश्य से आपने पत्र लिखा है, आप उसे बिल्कुल सबसे पहले विषय की कैटेगरी में आप उसे लिख दें। इससे क्या होगा, समय की बचत होगी, कार्यालय समय बचेगा और जिस विभाग से ये पत्र संबंधित होगा तुरंत उसी विभाग को ये भेज दिया जाएगा और तुरंत इस पर कार्रवाई आरंभ हो जाएगी। तो यहाँ आपने महोदय लिखा और महोदय के बाद आपने अपना पत्र लिखना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले जो आपकी संदर्भ संख्या है वो आप देंगे। आप बताएंगे कि आपका जो अनुक्रमांक है वो ये है और आपने इस स्तर पर इस पाठ्यक्रम में आपने प्रवेश लिया है या आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप उस सभी के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इस स्पष्ट रूप से अगर आपकी विषय वस्तु रहती है तो प्राप्त करने वाले अधिकारी को भी समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है और साथ ही मैं ज़रूर कहूँगी कि समय की बचत भी होती है। हम बहुत सारी बातें इकट्ठी एक ही पत्र में लिख देते हैं तो हम उन्हें बिंदुवार अवश्य लिखें, हम उन्हें अनुच्छेदवार ना लिखें, क्योंकि अनुच्छेदवार लिखने में आपकी वाक्यों में कहीं न कहीं आपकी कुछ न कुछ बात जो है वो खो जाती है। और अगर आप बिंदुवार लिखते हैं तो बहुत ही स्पष्टता से प्राप्त करने वाले अधिकारी आपकी बात को समझकर तुरंत उस पर कार्रवाई करने का आदेश दे देते हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों ये औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। अगर आपने NIOS में या किसी अन्य कार्यालय में आपने कोई पत्र लिखा है लेकिन ये पहला पत्र नहीं है, आप ये दूसरा या तीसरा पत्र लिख रहे हैं, तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आप अपने पिछले पत्र का उल्लेख अवश्य करें और पिछले पत्र की जो तारीख आपने लिखी है, जो तिथि आपने लिखी थी, जो संदर्भ आपने दिया था, वो भी आप ज़रूर लिखें। उससे बहुत ही अच्छे ढंग से आपका जो संबंध है पहले पत्र का इस पत्र के साथ वो जुड़ता चला जाएगा और बहुत ही स्पष्टता से बिल्कुल आपको भी आप अपनी बात को भी पूरे के पूरे उस पत्र में समेट सकेंगे जब आप पिछले पत्र का भी हवाला इस पत्र में देते हैं। तो अगर आपको पत्र लिखा है, NIOS ने आपको पत्र लिखा है, तो NIOS अपने आपके जो पिछला पत्र है उसका हवाला ज़रूर देगा। वो कहेंगे कि आपका दिनांक इतने इतने का पत्र मिला और इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपकी जो अंक सूची है उसमें ये जो है वो अंक हैं आपके और ये आपको इस तारीख को प्रेषित कर दिया गया था। आप वहाँ अपने अध्ययन केंद्र से संपर्क कीजिए या कोई अन्य जानकारी इसी रूप में आपको दी जाती है। तो यहाँ शिक्षार्थियों हम इस बात को समझ जाएं कि अनौपचारिक पत्र की जो विषय वस्तु है उसमें हम जो संदेश लिखना चाहते हैं उसे हम अपनी भाषा में जैसे चाहें उसे लिखें, लेकिन जब हम व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं, जब हम कार्यालयी पत्र लिख रहे हैं, तब हमारा विषय भी स्पष्ट हो और जो जानकारी हम चाहते हैं उसके लिए पहले अपनी जानकारी भी हम अवश्य दें। अगर हमने किसी कंपनी को पत्र लिखा है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि मेरा फ्रिज ख़राब हो गया है और मुझे अपने उस फ्रिज को ठीक कराने के लिए किसी कंपनी को मुझे पत्र लिखना है, तो मैं वहाँ पर सबसे पहली पंक्ति में ये जानकारी दूंगी कि मैंने आपकी कंपनी से इस मॉडल का फ्रिज
इस तारीख को यहाँ से ये खरीदा था, लेकिन इस तारीख से ये काम नहीं कर रहा है, इसकी ये वारंटी है और इसके उसमें आपको ये वो किया जाता है, आपसे अनुरोध है कि इस पर तुरंत कार्य कीजिए और ये जो है इसे ठीक करा दीजिए। तो इस तरह से मैं लिखना चाहूँगी, अगर मैं लिखूँगी तो इसी तरह से आप भी अगर कोई व्यावसायिक पत्र लिखते हैं तो इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो शिक्षार्थियों, एक उदाहरण जैसे यहाँ पर भी इसी रूप में ही आपके सामने है कि जो पत्र संख्या है, हमने आपका पत्र प्राप्त किया है और उस पत्र का एक उसका जो संख्या है और इसमें हम आपको सूचित कर रहे हैं। तो इस तरह से भी आपको पत्र प्राप्त भी होंगे और जब आप उन पत्रों का फिर से कुछ उत्तर देंगे या उस पर और जानकारी प्राप्त करेंगे तो आप इस पत्र का हवाला देंगे। तो इस तरह से शिक्षार्थियों हमने अपनी विषय वस्तु लिखी। जब हम पत्र को समाप्त करते हैं तो हम किस तरह से समाप्त करेंगे, यानी हमारे समापन शब्द और हस्ताक्षर वहाँ पर होंगे। अगर हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो हम अलग ढंग से लिखेंगे, अगर हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो हमारे जो समापन शब्द होंगे वो दूसरी तरह के होंगे। जैसे अगर कोई बेटा लिख रहा है कोई पत्र अपने पिता को, तो वो लिखेगा कि आपका बेटा। आपका अगर गुरु को लिख रहे हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर औपचारिक पत्र हैं तो भवदीय या भवदिया, अगर लड़की है तो भवदिया वो लिखेंगी। आपकी इस तरह से, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, इस तरह से ये समापन शब्द होंगे। तो शिक्षार्थियों, ये हम जो समापन शब्द है मुख्य रूप से भवदीय, भवदिया, प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो प्रार्थी, विनीत, निवेदक, इन सब का जो प्रयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तकनीकी का ज़माना है। आप बार बार ये बात आपके दिमाग में आती होगी कि हम पत्र लिखें क्यों, हम छोटे छोटे संदेश देकर क्यों ना अपनी बात कह दें। तो ये बात जाननी ज़रूरी है कि हम SMS के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, SMS में तो हम बहुत छोटे से संदेश देते हैं, लेकिन अगर हम ईमेल के माध्यम से भी लिखते हैं या संदेश देते हैं तो भी पत्र का एक स्वरूप तो तब भी रहता ही है, माध्यम बदल जाता है, लेकिन पत्रों का जो महत्व है वो कहीं भी कम नहीं होता है। हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है और बिना पहुंचाए हमारा काम नहीं होगा, हमारे उद्देश्य पूरे नहीं होंगे, तो हमें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो शिक्षार्थियों, ये हमारा जो कार्यक्रम था, मैं समझती हूँ कि आपको पत्र लेखन के बारे में एक आपको स्पष्ट हो गया होगा इस रूप में कि हम किस तरह के पत्र हैं और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। समय की थोड़ी सी कमी है, नहीं तो हम आवेदन पत्र के बारे में भी बात करते, किस तरह से हम आवेदन पत्र लिखें। हम अगले कार्यक्रम में अगर समय रहा तो हम उसमें थोड़े से समय में हम ये बिंदु भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आप इस कार्यक्रम से आपने पत्र लेखन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की, मैं उम्मीद करती हूँ इससे आप पत्र लेखन अच्छे से कर पाएंगे और पत्र लिखने के प्रति आपकी रुचि बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।